सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज का सेशन हम शुरुआत करने से पहले चलिए हम गुरुदेव की मुखारविंद से मंगल पाठ पहले सुन लेते हैं। अनुरोध करूंगी रतन जी से कि वो प्ले करें। रतन जी। सावधान। एकाग्रता, तन्मयता, सावधान। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम, एसो पंचणमोक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सब्बेशिं पढ़मं हवइ मंगलम। हमारा आज का ये 8 सेशन है लोकानुप्रेक्षा का। पिछले सेशन हमने महाविद्य क्षेत्र के बारे में जाना था रंजना जी से, और आज का सेशन कुछ अलग ही होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम किस क्षेत्र की यात्रा करने जा रहे हैं वो रंजना जी हमें स्वयं ही बताएंगे जब सेशन स्टार्ट हो जाएगा। रिकैप के लिए मैं अनुरोध करती हूँ, आप में से आज हमारी एक पार्टिसिपेंट है जिसको मैंने चुना है आज रिकैप के लिए, भारती जी, जो आज पुनरावर्तन कराएंगी पिछले सेशन का। भारती जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, मैं शेयर करती हूँ। रतन जी। भारती जी। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जम्बू द्वीप भाग 7। जम्बू द्वीप के मध्य भाग में स्थित महाविदेय क्षेत्र भारत आदि कुल 7 क्षेत्रों में से सबसे अधिक विस्तृत है। महाविदेय क्षेत्र पूर्व पश्चिम में 1 लाख योजन लंबा और उत्तर दक्षिण दिशा में इसकी चौड़ाई 33,684 योजन और 4 कला है। महाविदेय क्षेत्र निशीद पर्वत के उत्तर में और नीलवंत पर्वत के दक्षिण में स्थित है। ये पलंग के आकार के समान संस्थित है। महाविदेय क्षेत्र के बीचों बीच में मेरु पर्वत स्थित है। फिर बोला गया कि महाविदेय क्षेत्र के मुख्य 4 विभाग है, पूर्व पश्चिम महाविदेय और देवकुरु और उत्तर कुरु। फिर बताया कि महाविदेय क्षेत्र में 32 विजय हैं, 1 से लेकर 32। महाविदेय क्षेत्र की 32 विजयों में हमेशा अवसर्पिणी काल का चौथा आरा अवस्थित रहता है और वहां से हमेशा मोक्ष जाने वाले जीव विद्यमान रहते हैं। और फिर बताया कि महाविदेय क्षेत्र में 5 मुख्य बड़े पर्वत है, एक तो मेरु पर्वत स्वयं और 4 गज दंताकार पर्वत। 4 गज दंताकार पर्वतों के नाम इस प्रकार बताए: माल्यवंत, सौमनस्य, विद्युतप्रभ और गंधमादन। फिर बताया कि महाविदेय क्षेत्र के बीचों बीच में जो मेरु पर्वत के होने से ये 2 भाग में डिवाइड हो गया, पूर्व महाविदेय और पश्चिम महाविदेय। फिर पूर्व महाविदेय के मध्य में वहां सीता नदी है और पश्चिम में सीतोदा नदी है। इससे क्या हुआ कि वापस से कि ये एक एक भाग में डिवाइड हो गया, मतलब पहले पूर्व पश्चिम हुआ, फिर दोनों नदियों की वजह से 2-2 भाग और बढ़ गए। इस प्रकार ये जो पूरा महाविदेय क्षेत्र है वो 4 विभाग में विभक्त हो गया,
उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम महाविद्यालय क्षेत्र। और इन चारों विभागों में हर एक विभाग में 8 विजय हैं, तो 8 into 4 32 विजय बनती है। और इन 8 विजयों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे सीता नदी है तो सीता नदी के उत्तर में ये 8 विजयों के नाम हैं। फिर सीता नदी के दक्षिण में ये ऐसे 8 विजय के नाम हैं। फिर सितोदा नदी के दक्षिण में 8 विजय के नाम हैं और सितोदा नदी के उत्तर में 8 विजय। तो ये 8 विजय के नाम हैं, तो कुल मिलाकर 32 विजय हो जाते हैं। फिर इन विजयों में इन हर एक विजय के बीच में या तो एक पर्वत आता है या एक नदी आती है। तो इन विजय के बीच में जो भी पर्वत या नदी आती है इसको अंतर पर्वत या अंतर नदी कहते हैं। और अंतर पर्वत का एक और नाम है वक्षस्कार। और ये टोटल 16 अंतर पर्वत है और 12 अंतर नदी है। फिर बोला है कि देव कुरु उत्तर कुरु क्षेत्र में कि मेरु पर्वत के दक्षिण में निश्चित पर्वत के पास 2 गज दंताकार पर्वतों के बीच में देवकुरु नाम का अर्धचंद्राकार क्षेत्र है। वैसे ही मेरु पर्वत के उत्तर में भी नीलवंत पर्वत के पास में 2 और गज दंताकार पर्वतों के बीच में उत्तर कुरु नाम का जो महाविद्यालय क्षेत्र का पार्ट है वो भी अर्धचंद्राकार क्षेत्र का है। फिर देवकुरु उत्तर कुरु क्षेत्र और कर्म भूमियां हैं और यहाँ पे हमेशा सुषमा सुषमा आरा रहता है और यहाँ पे ये यौगिक क्षेत्र ही है। फिर बोला है कि उत्तर कुरु क्षेत्र में नॉर्थ वाले में यम्यक और समक ये 2 नाम के पर्वत हैं। और सेम देवकुरु में भी 2 पर्वत है जिनके नाम है चित्र और विचित्र। फिर बोला कि देवकुरु उत्तर कुरु क्षेत्र में 5-5 ग्रह है और हर एक ग्रह के पूर्व पश्चिम में 10-10 कंचनगिरी पर्वत है। तो एक ग्रह के 10-10 करे तो 20 और 20 into 5 तो 100। तो कुल मिला के बोल रहा है इस प्रकार 100 कंचनगिरी पर्वत देवकुरु में है और 100 कंचनगिरी पर्वत उत्तर कुरु में है। उत्तर कुरु क्षेत्र में जम्बू सुदर्शन एक वृक्ष है जिसके मालिक देव वहां पे रहते हैं अपने सपरिवार। और देवकुरु क्षेत्र में भी शालमली नामक वृक्ष है और उसके वो उनके मालिक देव है वो भी वहीं निवास करते हैं। और ये उसका पूरा चित्र है जम्बू द्वीप के जो 4 क्षेत्र होते हैं उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। और 32 विजय बताई है, 5 पर्वत बताए हैं और देवकुरु उत्तर कुरु हो गया। और फिर ये ग्रह बताए हैं, फिर नीलवंत पर्वत, निशित पर्वत, फिर ये 12 नदियां हर एक क्षेत्र में 3-3 नदियां हो गई और 4-4 पर्वत तो 16 पर्वत और विजयों के नाम बताए हैं। थैंक यू। ओम अरम। ओम अरम भारती जी, ओम अरम। बहुत अच्छे से आपने रिकैप करवाया। रंजना जी से भी जान लेते हैं कि ये रिकैप उनको सुन के कैसा लगा। रंजना जी, ओवर टू यू। गरिमा जी 1 मिनट में आपका लूंगी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। गरिमा जी आज भारती जी ने बहुत सुंदर रिकैप कराया है, तो एक बार इनका पूरा नेम आप ले लीजिएगा जरूर से और इनके नाम पे अपने एक सर्टिफिकेट उनके लिए जरूर करवाएंगे भारती जी। बहुत ही साधुवाद आपको, इतना सुंदर आपने रिकैप कराया है। एंड टू मोटिवेट आवर ऑडियंस हमारे टीपीएफ की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा फॉर दिस वन। तो गरिमा प्लीज आप मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा इनका डिटेल ताकि इनको अपने सर्टिफिकेट वापस अपने टीपीएफ की तरफ से जाएगा। एंड वो सर्टिफिकेट जब बन जाएगा तो आप उसकी एक कॉपी आप फोटो लेके प्लीज हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। बाकी रंजना जी जी कविता जी, भारती जी आपने बहुत अच्छे से सब चीजें बताई हैं और बहुत अच्छे से रिवीजन करवाया है कविता जी। लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी, समझाते हो इसीलिए हुआ है। हाँ जी रंजना जी बताइए। एक रिवीजन दीपक जी ने भी करवाया था। जी गरिमा जी। जी 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 ठीक है गरिमा,
अपने को दीपक जी का भी डिटेल दीजिएगा। दोनों को वो अपने भी लोग उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत मेहनत करके पूरा खुद स्वयं ने प्रिपेयर किया था और उसे करवाया था। बहुत धन्यवाद रंजना जी, आपने उनको ये मतलब उनका नाम भी रेफर किया। गरिमा जी, आप दोनों का नाम और फुल नेम और डिटेल मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा और उनका एड्रेस ले लीजिएगा ताकि आप उनको सर्टिफिकेट हम भिजवाएंगे उनको। बिल्कुल। आई थिंक ये सबको अपने ऑडियंस को भी मोटिवेट करेगा, तो सर्टिफिकेट अपने जरूर आगे देंगे। थैंक यू रंजना जी। बिल्कुल जी। गरिमा जी, आज का सेशन स्टार्ट करें? बिल्कुल रेडी हैं टाइम जोन के लिए। जी जरूर। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। पंच परमेष्टि को नमन, वंदे गुरुवरम। लोकानुप्रेक्षा सीरीज में हम इतने दिनों तक जम्बू द्वीप की चर्चा कर रहे थे। आज हम उससे कुछ और आगे बढ़ते हैं और समय क्षेत्र के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। समय क्षेत्र को मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में लिया था, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, तो इसलिए उसका कुछ पार्ट हम रिवाइज करते हैं और फिर उससे आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीजें मैंने उस वक्त समझा दी थी। हम फास्ट रिकैप की तरह कर लेते हैं, पर कई लोग नए भी हैं, इसलिए जहां मुझे आवश्यक लगेगा वहां मैं कुछ कुछ आप लोगों को समझाऊंगी। अधोलोक के ऊपर मध्य लोक है। रंजना जी, आप पीपीटी शेयर कर रही हैं, कुछ विजिबल नहीं है। रंजना जी, हाँ तो सही हो शायद, हाँ है ना। रंजना जी, जी आई डोंट नो ये स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप क्यों हो रहा है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी, अब दिखाई दे रहा है। श्रेणिक जी? हाँ जी रंजना जी, जी विजिबल है अब। हाँ जी। जी। तो हम अब आगे। आई आई होप मैंने जो बोला था वो आप लोगों को सुनाई दिया था। नहीं वो हाफ द वे कट गया था एक्चुअली, वॉइस ब्रेक आज हो हम गई थी। ओके, ठीक है, पुनः स्टार्ट करते हैं। हम लोकानुप्रेक्षा सीरीज में हम इतने दिनों तक चर्चा कर रहे थे जम्बू द्वीप के बारे में। अब हम इससे और आगे बढ़ते हैं
मध्य समुद्र है। सबसे छोटा द्वीप है जम्बूद्वीप। इससे आगे असंख्य द्वीप और समुद्र है। तो आज हम आगे के द्वीप समुद्र को देखेंगे। आज का हमारा विषय है समय क्षेत्र। समय क्षेत्र की कुछ चर्चा मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में की थी। थोड़ा सा उसी का रिवीजन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। अधोलोक के ऊपर मध्यलोक है, जहां हम और आप रहते हैं। लोक के मध्य में स्थित है, इसलिए इसे मध्यलोक कहते हैं। की लंबाई 1 रज्जु है, चौड़ाई 1 रज्जु और ऊंचाई 1800 योजन है। रंजना जी, मेरे ख्याल से आप पीपीटी गरिमा जी के साथ या मेरे साथ शेयर कर दीजिए। हम स्क्रीन शेयर कर देंगे। जी आपके यहाँ पे शायद कुछ बैंडविड्थ इशू आ रहा है। ओके, मैं एक बार और ट्राई कर लेती हूँ, नहीं तो फिर उसे कुछ करना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है श्रेणिक जी? नहीं। The screen sharing ended. You need to reboot this device if you cannot restart broadcasting to Zoom. या तो मैं एक बार वापस लॉगिन हो जाऊं? देख लीजिए। हाँ, क्योंकि इसमें बोल रहे हैं रीबूट करने के लिए।
मुझे होस्ट बनाइए गरिमा जी। बना दिए रंजना श्रेणी जी। जी जी श्रेणिक जी दिख रहा है? हाँ जी। जी तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मध्य लोक तिरछा विस्तृत है घट्टी के पाट की तरह। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। मध्य लोक के बिल्कुल बीचों बीच थाली के आकार का 1,00,000 योजन विस्तार वाला पहला द्वीप जम्बू द्वीप है। इसके बाद इसे चारों तरफ से घेरे हुए चूड़ी के आकार का पहला समुद्र लवण समुद्र है, जो कि इससे जम्बू द्वीप से दूने विस्तार वाला है। इस प्रकार एक के बाद एक असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र हैं, जो अपने से पहले वाले द्वीप या समुद्र से दुगने विस्तार के हैं। अंतिम द्वीप का नाम स्वयंभू रमन द्वीप और अंतिम समुद्र का नाम स्वयंभू रमन समुद्र है। यह सारा हमने पहले भी देखा था कि मध्यलोक में असंख्य द्वीप और समुद्र है। ऊर्ध्वलोक और अधोलोक तिरछे विस्तृत नहीं है, परंतु मध्यलोक तिरछा विस्तृत है, तिरछा फैलाव वाला है। और इसमें जो सबसे छोटा द्वीप जम्बू द्वीप है, वह थाली के आकार का है और उसे घेरे हुए अगला समुद्र लवण समुद्र वलयाकार है। लवण समुद्र को पुनः वलय से घेरा हुआ धातकी खंड है और उसके बाद उसे घेरने वाला कालोद समुद्र। इस प्रकार से द्वीप के बाद समुद्र और समुद्र के बाद द्वीप आते रहते हैं। अंतिम द्वीप का नाम स्वयंभू रमन द्वीप है और उसके बाद जो लास्ट में है वह समुद्र है और उस समुद्र का नाम है स्वयंभू रमन समुद्र। इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य यह है कि पहले द्वीप से जो उसके बाद वाला समुद्र है वह उससे दुगना विस्तार का है। उसके बाद पुनः जो द्वीप आता है वह उस समुद्र से दुगने विस्तार का है। इस प्रकार से असंख्य द्वीप समुद्र हैं। अब हम यह जानना चाहते हैं कि समय क्षेत्र किसे कहते हैं। समय क्षेत्र होता क्या है? इन असंख्य द्वीप समुद्रों में से कुछ ऐसे द्वीप और समुद्र हैं जिस समूह को समय क्षेत्र कहते हैं। वह है जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड द्वीप, कलोदधी समुद्र और पुष्कर द्वीप का मानुषोत्तर पर्वत तक का आधा भाग, जिसे हम पुष्करार्ध भी कहते हैं। तो पुष्करार्ध द्वीप तक का जो स्थान है वह समय क्षेत्र कहलाता है। यह समय क्षेत्र इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ के जो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि हैं, वे चर हैं, वे गतिशील हैं, वे मेरु की परिक्रमा करते हैं और इस कारण से
यहाँ रात्रि, दिवस, समय, मुहूर्त आदि जो काल है, काल परिवर्तन, काल का जो क्रम है वह चलता है। सूर्य चंद्र यहाँ के चर हैं। समय क्षेत्र के बाहर के जो सूर्य और चंद्र है वे स्थिर हैं, वे एक ही स्थान पे रहते हैं, वे परिक्रमा नहीं करते हैं। तो इसलिए इन द्वीप और समुद्रों को, जिसमें जम्बू द्वीप है, धातकी खंड द्वीप है और अर्ध पुष्कर द्वीप है, यानी जम्बू द्वीप पूर्ण है, धातकी खंड द्वीप पूर्ण है, पर पुष्कर वर द्वीप आधा है। तो यह 2.5 द्वीप है और 2 समुद्र है। 2.5 द्वीप और 2 समुद्र मिलकर के समय क्षेत्र होते हैं। इन्हें समय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ समय का परिवर्तन होता है। समय क्षेत्र का विस्तार 45 लाख योजन का है। यह 45 लाख योजन का कैसे है, यह हम आगे देखेंगे। मानुषोत्तर पर्वत तक ही मनुष्य होते हैं, या ऐसे कहिए कि 2.5 द्वीप, जम्बू द्वीप, धातकी खंड द्वीप और अर्ध पुष्कर द्वीप के आगे मनुष्य नहीं होते हैं। इसीलिए समय क्षेत्र को मनुष्य क्षेत्र भी कहा जाता है, 2.5 द्वीप भी कहा जाता है। समय क्षेत्र 45 लाख योजन का कैसे है, इसे देखते हैं। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है। लवन समुद्र दोनों तरफ 2-2 लाख योजन विस्तार का है, तो टोटल 4 लाख योजन हुआ। इसके बाद धातकी खंड 4 लाख योजन के विस्तार का है, तो टोटल 8 लाख योजन हुआ। कालोदधी समुद्र दोनों तरफ मिलाकर 16 लाख योजन का है। अर्ध पुष्कर द्वीप इससे डबल 32 लाख योजन का है, लेकिन पुष्कर द्वीप 32 लाख योजन का है, लेकिन मानुषोत्तर पर्वत तक ही समय क्षेत्र है। इसलिए हम अर्ध पुष्कर द्वीप का सिर्फ 8 और 8 लाख योजन, जो टोटल 16 लाख योजन, 16 लाख योजन होता है, उसे लेंगे। तो जब हम 1 + 4 + 8 + 16 + 16 करते हैं तो टोटल 45 लाख योजन होता है। मनुष्य केवल पुष्कर के आधे भाग में होने के कारण अर्ध पुष्कर के 16,000 योजन ही लिए गए हैं। इसी को इस चित्र में दिखाया गया है। यह मध्य में 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है। इसके बाद 2-2 लाख योजन का लवन समुद्र, तत्पश्चात धातकी खंड उससे डबल 4-4 लाख योजन के, उसके बाद कालोदधी समुद्र 8 लाख योजन और यह 8 लाख योजन, और उसके बाद पुष्कर द्वीप 16 लाख योजन का है, परंतु हमें सिर्फ मानुषोत्तर पर्वत तक का ही लेना है, जहां दोनों तरफ अर्ध पुष्कर 8-8 लाख योजन का है। तो इस प्रकार से इनका टोटल करने पे 45 लाख योजन होता है। अब हमने जम्बू द्वीप पे तो काफी लंबी चर्चा की थी। इसके बारे में
सारी चीजों को गहराई से जाना था। अगले सेशन में हम लवण समुद्र को भी गहराई से देखेंगे। इसके बाद आता है धातकी खंड। धातकी खंड के भी 2 भाग होते हैं। एक है पूर्व धातकी खंड और दूसरा है पश्चिम धातकी खंड। यह 2 भाग कैसे होते हैं? तो इस धातकी खंड में यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है इशुकार पर्वत। वह यहाँ पे भी है जो दक्षिण से उत्तर तक फैला हुआ है, और ऊपर में भी धातकी खंड में यहाँ पर इक्षुकार पर्वत है जो पूरा फैला हुआ है। तो इस प्रकार से धातकी खंड के भी 2 भाग हो जाते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ फैला हुआ है और यहाँ, तो इसके कारण से इसके 2 भाग हो गए, यह ईस्ट और यह वेस्ट। तो इस प्रकार से धातकी खंड 2 भागों में विभाजित है, पूर्व धातकी खंड और पश्चिम धातकी खंड। जिस प्रकार से जम्बू द्वीप में 6 वर्षधर पर्वत है और 7 क्षेत्र हैं, उसी प्रकार से पूर्व धातकी खंड में भी 6 वर्षधर पर्वत है और 7 खंड है। इसी प्रकार पश्चिम धातकी खंड में भी 6 वर्षधर पर्वत है और 7 क्षेत्र हैं। जैसे जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र है दक्षिण में, उसी प्रकार धातकी खंड में भी यहाँ भी दक्षिण में भरत क्षेत्र है, और यहाँ पर भी पूर्व में भी और पश्चिम में भी दोनों तरफ भरत क्षेत्र है। जिस प्रकार जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र के बाद हिमवान पर्वत है, उसी प्रकार धातकी खंड में भी भरत क्षेत्र के बाद पूर्व धातकी में भी हिमवान पर्वत है और पश्चिम धातकी खंड में भी हिमवान पर्वत है। इसके बाद अगला क्षेत्र, अगला पर्वत, अगला क्षेत्र, अगला पर्वत, और फिर मध्य में महाविदेय क्षेत्र। इस प्रकार पर्वत क्षेत्र आदि आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ ऐरावत क्षेत्र आ जाता है। पश्चिम महाविदेय में भी सेम चीज है, जैसे भरत क्षेत्र, हिमवान पर्वत, आगे का क्षेत्र, पर्वत क्षेत्र, पर्वत, और फिर बीच में महाविदेय क्षेत्र, पुनः पर्वत क्षेत्र, पर्वत क्षेत्र, अंत में ऐरावत क्षेत्र। यहाँ पहुंचते पहुंचते ऐरावत क्षेत्र आ जाता है। तो इस प्रकार से जम्बू द्वीप में जितने क्षेत्र और जितने पर्वत हैं, उनसे डबल धातकी खंड में है, क्योंकि वहां पे पूर्व धातकी खंड है और पश्चिम धातकी खंड है। इसी प्रकार से अर्ध पुष्कर में भी एकदम सेंटर में इक्षुकार पर्वत है। इक्षुकार पर्वत है, इक्षु का अर्थ होता है गन्ना, सांठा। जैसे सांठा चौड़ा कम होता है और लंबा अधिक होता है, वैसे ही यह पर्वत है, यह लंबाई में अधिक है, चौड़ाई में कम है, तो इसका नाम है इक्षुकार पर्वत। इसके कारण से अर्ध पुष्कर भी 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक है पूर्व अर्ध पुष्कर और एक है पश्चिम अर्ध पुष्कर, और इन दोनों ही विभागों में वही सारे क्षेत्र और सारे पर्वत 2-2 हैं। भरत क्षेत्र
पूर्व अर्ध पुष्कर में भी है, भरत क्षेत्र पश्चिम अर्ध पुष्कर में भी है। इसी प्रकार ऐरावत क्षेत्र पूर्व अर्ध पुष्कर में भी है और ऐरावत क्षेत्र पश्चिम अर्ध पुष्कर में भी है। तो इस प्रकार से इस समय क्षेत्र की रचना है। अब समय क्षेत्र की विशेषता क्या है? व्यवहारिक काल यही होता है, अतः इसे समय क्षेत्र कहा जाता है। दिन रात आदि केवल यहाँ होते हैं, क्योंकि यहाँ की ज्योतिष्क विमान चर होते हैं। समय क्षेत्र को मनुष्य क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य इन्हीं क्षेत्रों में निवास करते हैं। 63 शलाका पुरुष यहाँ उत्पन्न होते हैं। तीर्थंकर तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। भवी जीव यहीं से मुक्त होते हैं। तो ये सारी समय क्षेत्र की विशेषताएं हैं। यह हमने पहले लेक्चर में भी देखा था कि यह मनुष्य केवल इस अढ़ाई द्वीप में ही होते हैं। जो सिद्ध शिला है वह भी एग्जैक्टली 45 लाख योजन की ही है, क्योंकि मनुष्य केवल समय क्षेत्र से ही मुक्त हो सकता है और वह सम श्रेणी से मुक्त होता है। इसलिए यदि हम सिद्ध शिला को भी देखें, जो सिद्ध गति है, तो वह भी 45 लाख योजन की ही है विस्तृत। यह एक मैन्युस्क्रिप्ट का इमेज है, जिसमें अढ़ाई द्वीप दर्शाया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि यह बीच में सॉरी यह बीच में जम्बू द्वीप दिखाया गया है और यह सारा जो पार्ट है ये महाविदेश क्षेत्र है। इसके बाद यह लवण समुद्र है, तत्पश्चात धात्की खंड है। अब इसमें यह जो सेंटर में है यह इक्षुकर पर्वत है। यहाँ पर भरत क्षेत्र है। इसके बाद हिमवान पर्वत आदि सारे क्षेत्र दिखाए गए हैं। तत्पश्चात यह पुनः महाविदेश क्षेत्र है और यहाँ यह ऐरावत क्षेत्र है। पुनः इस साइड इक्षुकार पर्वत है। इसी प्रकार यहाँ यह ऐरावत क्षेत्र है। यदि हम अर्ध पुष्कर द्वीप को देखें तो यह इक्षुकार पर्वत है दोनों तरफ और दोनों तरफ भरत क्षेत्र है। यहाँ दोनों तरफ ऐरावत क्षेत्र है। इसके बाद यह जो दीर्घ वैताड्य पर्वत है वह दिखाया गया है। इसके बाद हिमवान पर्वत, इसके बाद क्षेत्र, फिर पर्वत, फिर क्षेत्र, फिर पर्वत, फिर महाविदेश क्षेत्र। यह उत्तर गजदंता पर्वत दिखाए गए हैं। यह उत्तर देवकुरु, उत्तर कुरु आदि स्थान है और इसी प्रकार से होते होते यहाँ तक आते हुए यह ऐरावत क्षेत्र है। तो इस प्रकार से समय क्षेत्र की रचना है। अब हम देखते हैं कि समय क्षेत्र में कितनी कर्म भूमियां हैं। समय क्षेत्र में 15 कर्म भूमियां हैं। जम्बू द्वीप में 3 हैं
भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविदेय क्षेत्र। धातकी खंड में वह डबल हो जाते हैं क्योंकि पूर्व धातकी खंड भी है और पश्चिम धातकी खंड भी है, तो इसलिए धातकी खंड में 6 हो जाते हैं। अर्ध पुष्कर में भी डबल होने से वह 6 हो जाते हैं, तो 3 + 6 + 6 = 15। इसी प्रकार अकर्म भूमियां वे कितनी हैं? तो जम्बू द्वीप में 6 अकर्म भूमियां हैं। वे अकर्म भूमियां कौन कौन सी हैं? वे हैं हेमवय, हिरण्यवय, हरिवय, रम्यकवय और देवकुरु, उत्तर कुरु। यही जब डबल हो जाती है धातकी खंड में तो 12 और अर्ध पुष्कर में पुनः डबल होके 12, टोटल 30 हो जाती है। तो समय क्षेत्र में 15 कर्म भूमियां हैं, 30 अकर्म भूमियां हैं। अब हम देखते हैं कि समय क्षेत्र में मनुष्य क्षेत्र कितने हैं। तो मनुष्य क्षेत्र टोटल 101 है। 101 कैसे होते हैं इसे जानते हैं। जम्बू द्वीप में 9 मनुष्य क्षेत्र हैं, 3 कर्म भूमियां और 6 अकर्म भूमि, टोटल 9 मनुष्य क्षेत्र हुए। इसके बाद लवण समुद्र में 56 अंतर्द्वीप है। इसकी चर्चा अगली क्लास में होगी। धातकी खंड में 9 का डबल 18 हो जाता है और अर्ध पुष्कर में भी 18। तो 9 + 56 + 18 + 18 टोटल 101। 101 समय क्षेत्र में मनुष्य क्षेत्र हैं। पिछली बार हम सब ने देखा था कि महाविद्य की 32 विजय होती है। वे कहाँ कहाँ है वे अब आप सबको पता है, तो उसे मैं पुनः नहीं समझा रही हूँ। इसे सिर्फ हम काउंट करते हैं कि समय क्षेत्र में टोटल कितनी विजय होती है। जम्बू द्वीप में 32, इससे डबल 64 धातकी खंड में और इससे अर्ध पुष्कर में भी डबल 64। जब इन्हें टोटल किया जाता है तो 160 विजय होती है। महाविदेय क्षेत्र में यदि हर महाविदेय क्षेत्र की विजय में तीर्थंकर भगवान हो तो उत्कृष्ट महाविदेय क्षेत्र में 160 तीर्थंकर भगवान एक समय में हो सकते हैं। यह महाविदेय क्षेत्र के उत्कृष्ट होने वाले तीर्थंकरों की संख्या है। अब हम देखते हैं समय क्षेत्र में चंद्र और सूर्य कितने हैं। तो जम्बू द्वीप में 2 चंद्र और 2 सूर्य हैं। इससे डबल 4 चंद्र और 4 सूर्य लवण समुद्र में हैं। धातकी खंड में 12 चंद्र और 12 समुद्र है, 12 चंद्र और 12 सूर्य है। कालोदधी समुद्र में इससे 42 चंद्र और 42 सूर्य हैं। अर्ध पुष्कर में 72 चंद्र और 72 सूर्य हैं। टोटल 132 चंद्र और 132 सूर्य समय क्षेत्र में हैं। इसे
अढ़ाई द्वीप में सूर्य और चंद्र, जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्र, लवन समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्र, धातकी खंड में 12 सूर्य 12 चंद्र, कालोदरी समुद्र में 42 सूर्य 42 चंद्र और अर्ध पुष्कर द्वीप में 72 सूर्य और 72 चंद्र। इस प्रकार 132 सूर्य और 132 चंद्र होते हैं। चंद्रमा इस प्रकार अढ़ाई द्वीप में 132 सूर्य और 132 चंद्रमा परिवार सहित परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं? मेरू पर्वत की। एक सूर्य और एक चंद्र के साथ 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 करोड़ा करोड़ ताराओं का परिवार होता है। करोड़ा करोड़ मतलब आप 14 शून्य और लगा लीजिए उसके आगे। इतना बड़ा एक सूर्य और एक चंद्र का परिवार होता है। और अढ़ाई द्वीप के जो सूर्य और चंद्र हैं वे चर होते हैं, इसके बाहर के स्थिर होते हैं। अगला है तीर्थ। हमने जब चक्रवर्ती का वर्णन किया था तब हमने जाना था कि भरत क्षेत्र में 3 तीर्थ है, मागध तीर्थ, वरदाम तीर्थ और प्रभास तीर्थ। और जम्बू द्वीप में 102 तीर्थ है। भरत क्षेत्र में 3, ऐरावत क्षेत्र में 3 और जम्बू द्वीप के महाविदेह क्षेत्र की 32 विजयों में हर एक विजय में 3-3 तीर्थ हैं। इस प्रकार से टोटल 102 होते हैं। इसके डबल धातकी खंड में 102 पूर्व धातकी खंड में और 102 पश्चिम धातकी खंड में, टोटल 204 धातकी खंड में तीर्थ हैं। इसी प्रकार अर्ध पुष्कर में 102 तीर्थ पूर्व अर्ध पुष्कर में और 102 तीर्थ पश्चिम अर्ध पुष्कर में हैं। टोटल मिला के ये सारे तीर्थ समय क्षेत्र में 510 तीर्थ होते हैं। हमने जाना था कि जम्बू द्वीप में 269 शाश्वत पर्वत हैं। उनकी सूची भी मैंने आपको उस समय दी थी, हम लोग आगे अभी देख भी लेंगे। तो जो जम्बू द्वीप के 269 पर्वत हैं, धातकी खंड में उससे डबल प्लस 2 और, क्योंकि धातकी खंड में पूर्व धातकी और पश्चिम धातकी का विभाजन करने वाले 2 इक्षुकार पर्वत हैं। तो उन्हें जब हम और ऐड कर देते हैं तो टोटल 540 शाश्वत पर्वत धातकी खंड में होते हैं। इसी प्रकार से अर्ध पुष्कर में भी 540 शाश्वत पर्वत हैं। टोटल 269 प्लस 540 प्लस 540 इक्वल्स टू 1349, 1349 शाश्वत पर्वत समय क्षेत्र में है। ये कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। अढ़ाई द्वीप में शाश्वत एवं बड़े पर्वत। पहले कंचनगिरी। कंचनगिरी मैंने आपको दिखाया था कि महाविदेह क्षेत्र में
उत्तर कुरु और देव कुरु क्षेत्र में 5-5 ग्रह है और उन ग्रहों के दोनों तरफ 10-10 पर्वत हैं। तो इस प्रकार से 100 पर्वत उत्तर कुरु क्षेत्र में हैं और 100 पर्वत देव कुरु क्षेत्र में हैं। जम्बू द्वीप में ऐसे 100 पर्वत हैं, 200 पर्वत हैं। 200 के डबल धातकी खंड में 400 और अर्ध पुष्कर में 400, तो टोटल 200 प्लस 400 प्लस 400 इक्वल्स टू 1000। दीर्घ वैताड्य पर्वत, दीर्घ वैताड्य पर्वत एक भरत क्षेत्र में है, एक ऐरावत क्षेत्र में है और 32 विजयों में भी है। इसी प्रकार से धातकी खंड और अर्ध पुष्कर में जम्बू द्वीप से डबल हो जाते हैं, तो टोटल 170 दीर्घ वैताड्य पर्वत है। वक्षस्कार पर्वत जो हमने महाविद्य क्षेत्र में देखे थे कि नॉर्थ ईस्ट महाविद्य क्षेत्र में 4, साउथ ईस्ट महाविद्य क्षेत्र में 4, चारों ही विदिशाओं में 4-4 हैं। तो उन्हें जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल 16 होते हैं और उन्हें 5 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इट कम्स टू 80। इसके बाद वर्षधर पर्वत, सभी जम्बू द्वीप में 6 वर्षधर पर्वत हैं और उन्हें धातकी खंड पूर्व और पश्चिम, अर्ध पुष्कर पूर्व और पश्चिम, उनके साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वे 30 हो जाते हैं। इसी प्रकार से वृत्त वैताड्य पर्वत जम्बू द्वीप में 4 हैं और उन्हें 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वे 20 हो जाते हैं। गजदंता पर्वत जो उत्तर कुरु और देव कुरु क्षेत्र के वहां है, वे 4 हैं। उन्हें 5 से मल्टीप्लाई करने से वे भी 20 हो जाते हैं। यमक, यमक या यमक समक भी कई जगह नाम आता है, तो वे महाविद्य क्षेत्र में 2 हैं और उन्हें जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वे 10 हो जाते हैं। चित्र विचित्र भी उसी प्रकार से 10 हैं। मेरू पर्वत 5 हैं। एक मेरू पर्वत जम्बू द्वीप में है 1,00,000 योजन का। उसके बाद अगला मेरू पर्वत पूर्व धातकी खंड में है। एक मेरू पर्वत पश्चिम धातकी खंड में है। एक मेरू पर्वत पूर्व अर्ध पुष्कर द्वीप में है और एक मेरू पर्वत पश्चिम अर्ध पुष्कर द्वीप में है। इस प्रकार से टोटल 5 मेरू पर्वत है। जम्बू द्वीप का मेरू पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है, परंतु धातकी खंड का मेरू पर्वत एवं अर्ध पुष्कर का मेरू पर्वत, वे 4 मेरू पर्वत 85,000 योजन के ही हैं। सबसे ऊंचा जम्बू द्वीप का मेरू पर्वत है। इसके बाद 4 इक्षुकार पर्वत, क्योंकि वे जम्बू द्वीप में तो है नहीं, सिर्फ धातकी खंड का विभाजन करते हैं और अर्ध पुष्कर का विभाजन करते हैं पूर्व एवं पश्चिम विभाग में, इसलिए वे केवल 4 हैं। इन सब का जब हम टोटल करते हैं तो टोटल 1349 होता है, 1349 होता है।
इस प्रकार सब मिलाकर 1349 शाश्वत एवं बड़े पर्वत हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जम्बू द्वीप में महानदियां, बड़ी नदियां और उनका परिवार कितना है। जम्बू द्वीप में 14,56,090 जम्बू द्वीप की नदियां हैं। उससे डबल धातकी खंड में 29,12,180 नदियां हैं। अर्ध पुष्कर में पुनः वही 29,12,180 नदियां हैं। और जब इन तीनों को जोड़ा जाता है, तीनों वैल्यूज को, तो टोटल आता है 72,80,450। यह कुल नदियों की संख्या है समय क्षेत्र में। समय क्षेत्र में द्रह कितने हैं? जम्बू द्वीप में 16 द्रह है। 10 द्रह केवल महाविदेश क्षेत्र में है और 6 द्रह उनके बाहर हैं। टोटल 16 द्रह। इनके नाम पद्मद्रय, महापद्मद्रय, तिगिंश द्रय, केशरी द्रय, महापुंडरिक द्रय और पुंडरिक द्रय। यह नाम और इनका स्थान आपको पहले वाली क्लासेस में बताया गया है। और इसके इन 6 के साथ साथ 10 और द्रय, 5 उत्तर कुरु में और 5 देवकुरु में, टोटल 16 द्रह हैं। इन 16 द्रह को जब डबल किया जाता है तो धातकी खंड में 32 द्रह हैं, 16 पूर्व धातकी खंड में और 16 पश्चिम धातकी खंड में। इसी प्रकार अर्ध पुष्कर में भी 16 पूर्व अर्ध पुष्कर में और 16 पश्चिम अर्ध पुष्कर में, टोटल 80 द्रह समय क्षेत्र में हैं। अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज जानते हैं जो हम सब जानना भी चाहते होंगे कि तीर्थंकर हैं वे जगन्य और उत्कृष्ट समय क्षेत्र में कितने हो सकते हैं और वे कहाँ कहाँ होते हैं। तो तीर्थंकर जगन्य 4 हो सकते हैं जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप में 4 तीर्थंकर कहाँ होते हैं? महाविदेश क्षेत्र की 4 विजयों में। 4 विजय कौन सी? ऊपर और नीचे ईस्ट की तरफ जो है, मतलब 8वीं विजय और 9वीं विजय। इसी प्रकार से वेस्ट में भी जो साइड में 2 विजय हैं, वेस्ट साइड में, वह है 16वीं विजय और 17वीं विजय। इस प्रकार से इन 4 विजयों में जब जगन्य तीर्थंकर होते हैं तो भी वहां पे तीर्थंकर और किसी क्षेत्र में हो न हो, पर वहां पे तीर्थंकर होते हैं। इसका जब हम डबल करते हैं धातकी खंड में तो वे 8 हो जाते हैं। 4 पूर्व धातकी खंड के महाविदेश क्षेत्र में और 4 पश्चिम धातकी खंड के महाविदेश क्षेत्र में। और वे 4 विजय जो मैंने आपको जम्बू द्वीप की 4 विजय बताई है, वही 4 विजय वहां की लेनी है। इसी प्रकार से अर्ध पुष्कर में तो 4 + 8 + 8 टोटल 20 होता है। 4 + 8 + 8 टोटल 20। इसी प्रकार तीर्थंकर उत्कृष्ट कितने हो सकते हैं? जम्बू द्वीप में 34 कैसे होते हैं? विजय तो सिर्फ 32 है। 32 विजय में हर विजय में
एक एक तीर्थंकर हो और इसके साथ साथ उसी समय भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में भी तीर्थंकर भगवान हो, तो जम्बू द्वीप में उत्कृष्ट 34 तीर्थंकर हो सकते हैं। जब इसका डबल किया जाता है धातकी खंड में, तो वहां 34 पूर्व धातकी खंड में और 34 पश्चिम धातकी खंड में, इस प्रकार से टोटल 68 धातकी खंड में उत्कृष्ट तीर्थंकर हो सकते हैं। इसी प्रकार से अर्ध पुष्कर में टोटल 68 तीर्थंकर हो सकते हैं। 34 प्लस 68 प्लस 68 टोटल इक्वल्स टू 170 उत्कृष्ट तीर्थंकर समय क्षेत्र में एक समय में हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ और बातें भी समय क्षेत्र के बारे में आगे जानते हैं। जैसे लवण समुद्र के बारे में चर्चा आगे होगी। इसके बाद जो अगला द्वीप है वह है धातकी खंड। धातकी खंड जो 2 भागों में बंटा हुआ है, पूर्व धातकी और पश्चिम धातकी। पूर्व धातकी के अधिष्ठायक देव का नाम है धातकी देव और पश्चिम धातकी के जो देव हैं वे है महाधातकी। पूर्व अर्ध पुष्कर के पद्मदेव और पश्चिम अर्ध पुष्कर के महापद्मदेव, ये सारे देव उत्तर कुरुक्षेत्र में रहते हैं उस स्थान के। जैसे पूर्व धातकी खंड वाले पूर्व धातकी खंड के उत्तर कुरुक्षेत्र में रहते हैं, पश्चिम धातकी खंड के देव पश्चिम धातकी खंड के उत्तर कुरुक्षेत्र में निवास करते हैं। ये सारे वाणव्यंतर जाति के होते हैं और एक पल्योपम का इनका आयुष्य होता है। जो कालोदरी समुद्र है उसका रंग काला है, परंतु उसका पानी है वह स्वादिष्ट है एवं पौष्टिक है। लवण समुद्र जो है, लवण समुद्र का पानी नमकीन है। लवण समुद्र की काफी विस्तृत चर्चा हम अगले सेशन में करने वाले हैं। इस प्रकार से मैंने आपको समय क्षेत्र के बारे में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालने की मैंने कोशिश की है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए हैं। अगर आपके कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं। हेमलता जी ने अपना हैंड रेज किया हुआ है। जी हेमलता जी। जी हाँ जय सुरेंद्र। अभी बताया था कि मतलब हर चीज डबल होती है जम्बू द्वीप से धातकी खंड और अर्ध पुष्कर में। तो पर्वत जो आए हुए वो 269 है और धातकी खंड में 540 है। हाँ तो उसके डबल तो हो नहीं पाया ना, ये डबल तो 538 होगा। हाँ 538 होगा, पर इसमें हमने 2 इक्षुकर पर्वत और जोड़े हैं ना। अच्छा वो ओके। जम्बू द्वीप में है नहीं, वो जम्बू द्वीप में है नहीं, परंतु धातकी खंड को विभाजित पूर्व और पश्चिम में इक्षुकार पर्वत करते हैं, तो इसलिए उसमें 2 और हमने ऐड किए हैं, तो इसलिए वे 540 हैं। ओके उसी प्रकार से अर्ध पुष्कर में भी इक्षुकार पर्वत 2 हैं, तो इसलिए वह भी 540 है। श्रेनिक भैया का हैंड रेज है। श्रेनिक भैया। जी हाँ श्रेनिक जी। जी। हाँ जी। रंजना जी आपने बताया मनुष्य जो है 2.5 द्वीप तक ही होते हैं।
उससे आगे मनुष्य नहीं जी होते। तो क्या उससे जी आगे बाकी जीव हो सकते हैं? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय और तीन इंद्रिय बाकी जीव हो सकते हैं? पंचेंद्रिय में भी बाकी जीव हो सकते हैं? जी, आगे होते हैं, जलचर आदि जीव होते हैं, अच्छा, क्योंकि केवल इतने मनुष्य समुद्र नहीं। हैं। तो केवल मनुष्य आगे नहीं हो सकते हैं। पंचेंद्रिय में भी बाकी जीव हो सकते हैं? जी, पंचेंद्रिय में काफी जीवों का आता है, क्योंकि मेन जलचर आदि जीवों का तो आता ही है वर्णन, क्योंकि ठीक इतना है, जल है उनमें। उनकी अवगाना आती है, 1000 योजन तक की अवगाना होती है। ठीक, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे होते हैं, मनुष्य आगे नहीं होते हैं। सिर्फ जो रिद्धि संपन्न मुनि आदि हो, या कोई अपहरण के कारण से किसी को वहां डाल दिया जाए, तो मनुष्य आगे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे रिद्धिधारी जो मुनि होते हैं, कईयों का आता है, विद्याचारण और जंगाचारण मुनि हैं, तो वे आगे नंदीश्वर द्वीप आदि तक जाके पुनः आते हैं। जी जी जी, ठीक है। जी मेरा सेकंड क्वेश्चन है रंजना जी, आपने जैसे सूर्य चंद्रमा बताए कि जम्मू द्वीप में दो होते हैं, तो इसको हम्म। अपने साइंस के कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझें? यह एक रिसर्च का ही वर्क है, क्योंकि साइंस तो प्रूव अपने तरफ से प्रूव कर चुका है कि एक एक है, पर जी यह केवल ज्ञानी की वाणी है कि दो सूर्य और दो चंद्र हैं। जो हमें आज सूर्य दिखता है वह हमें कल नहीं दिखता, परसों दिखता है। और जो चंद्र आज हमें दिखता है वह कल नहीं दिखता, परसों दिखता है। मतलब ओके, ऑल्टरनेट हमें दिखता है। तो ठीक है, इसे अभी तक हम लोग इतना सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें केवल ज्ञानी भगवंत की वाणी है, तो उस पे आस्था से ही बिल्कुल आस्था रखनी पड़ेगी। और आगे देखिए कैसे नए रिसर्चेस आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद रंजना जी। जी जी नेक्स्ट भारती जी हैं। भारती जी। आंटी, वो आपने बताया था कि 4 जघन्य तीर्थंकर हो सकते हैं, 8वीं, 9वीं, 16वीं और 17वीं, इन 4 विजय में। जी तो बाकी जी। बाकी टाइम में कहीं पर भी नहीं हो सकते अगर जब जगन्य होंगे। हाँ, सिर्फ जगन्य है, मतलब कम से कम अगर हैं तो वे कहाँ कहाँ होते हैं। तो 8, 9 और जगन्य 16 चार में। तीर्थंकर तो चार तीर्थंकर हो सकते हैं। हाँ, और वो 8, 9 और 16, 17वीं विजय जम्बू द्वीप में ही होगा। जम्बू द्वीप में नहीं, महाविदेश क्षेत्र में। जम्बू द्वीप के महाविदेश क्षेत्र में 4। उसके बाद जो नेक्स्ट है धातकी खंड के महाविदेश क्षेत्र में, पूर्व धातकी खंड के महाविदेश क्षेत्र में 4, पश्चिम धातकी खंड के महाविदेश क्षेत्र में 4, इसी प्रकार अर्ध पुष्कर के महाविदेश क्षेत्र में 4। तो अर्ध पुष्कर के कौन से? पूर्व अर्ध अर्ध पुष्कर के महाविदेश क्षेत्र में 4, और पश्चिम अर्ध पुष्कर के महाविदेश क्षेत्र में 4। तो इस प्रकार से टोटल 20 तीर्थंकर जगन्य होते हैं। अच्छा, 30 जगन्य होंगे और उत्कृष्ट 170 होंगे। जी, उत्कृष्ट 170। 170 तब होते हैं जब 32 विजयों में भी है और भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में भी है, तब 170 है। जब भरत क्षेत्र एवं ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकर न हो, सिर्फ महाविदेश क्षेत्रों में हो, तो 160 उत्कृष्ट होते हैं, क्योंकि 160 ही विजय है समय क्षेत्र में। ठीक है, थैंक यू। जी सपना जी हैं। जी, सपना जी।
अनम्यूट होइए सपना जी। हाँ, जय जिनेंद्र मैम। जय जय। मैम मैं ये पूछ रही थी कि जो जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र है उसका साइज धातकी खंड का और अर्ध पुष्कर का सब इक्वल रहते हैं क्या साइज में? नहीं नहीं, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं होता है। बड़े छोटे होते हैं और सेम रेप्लिका रहता है क्या, जैसे अभी हमारा यहाँ है वैसा ही एज इट इज वहां पे भी है क्या जी, सब पर चीज? उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, डबल हो जाता है। साइज तो वो तो दो में डिवाइड हो गए तो एक। नहीं, दो हो गए हैं लेकिन वो दोनों तरफ ज्यादा है ना। अच्छा तो वो बड़े हैं हमारे हाँ क्षेत्र वो से। काफी, हाँ वो बड़े हैं। ठीक है, थैंक यू। जी, और कोई का प्रश्न हो तो अनम्यूट होके पूछ सकते हैं। जय जिनेंद्र, मेरा एक प्रश्न था। अभी आपने कहा वो सूर्य के बारे में कि दो दो सूर्य होते हैं, तो ये सूर्य तो ज्योतिष देव के अंतर्गत आते हैं। जी हमें कहा जाता है ना कि ये जो हमें दिखाई देता है वो इनका विमान है। जी, वो उसका विमान ही होता है। तो ये दो सूर्य हैं, तो ये एक ही देवता के दो विमान हैं या दो अलग, मतलब दो सूर्य नहीं देवता हैं? नहीं, उसे दो सूर्य देव मानते हैं। दो सूर्य देव माने। जी और ये चंद्रमा, अभी आपने ये भी कहा कि एक दिन एक दिखता है, एक दिन दूसरा दिखता है, तो जब हम ये तिथि कैलकुलेट कर रहे हैं और जो हमें चंद्रमा दिख रहा है तो वो दोनों जी पैरेलल चल रहे हैं। लाइक हम लोग अमावस से पूर्णिमा तक जाते हैं तो वो चंद्रमा के साइज में हमें डिफरेंस दिखता है। जी। तो ये एक ही ये चीज। ऐसे माना जाता है कि जो हमें आज दिखता है, एक दिन हमें जो दिख रहा है वह है भरत क्षेत्र का सूर्य या चंद्रमा, और जो दूसरे दिन जो हमें दृष्टिगोचर होता है वह होता है एरवत क्षेत्र का सूर्य या चंद्रमा। तो इस हिसाब से हमें ये दिखता है, और वो एकदम मतलब इनका पूरा कैलकुलेशन है। हम लोग अगर यह सोचें कि साइंटिस्ट ने जो भी हमारे साइंटिस्ट लोग हैं या जो एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये लोग जो निकाल रहे हैं, पर अगर हम अपने आगमों को भी पढ़े तो हमें आश्चर्य होगा कि उन्होंने इतने अच्छे से कई कई जगह कैलकुलेशंस किए हुए हैं, और इतनी अच्छी से सारी तिथि आदि की गणना, महीनों की गणना, हर एक चीज की गणना इतनी परफेक्ट है। तो इतना ज्ञान सिर्फ ऐसे ही तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी ही। रिसर्चर्स तो बदलती रहती है, पर हम लोग ऐसे मानते हैं कि केवल ज्ञानी ने जो भाका है वह शाश्वत सत्य होता है। हो सकता है हमें हर चीज प्राप्त नहीं है, कुछ अंश मिला है, कुछ अंश लुप्त हो गया है, तो हो सकता है हमारी समझ में कहीं पर कोई कमी रह जाए, लेकिन जो केवल ज्ञानी की वाणी होती है वह शाश्वत सत्य होती है। हाँ वो ठीक है। अभी आपने एक ये भी कहा कि एक दिन हमें भरत क्षेत्र का दिखता है, एक दिन ऐरावत क्षेत्र वाला दिखता है। तो जी महाविद्य क्षेत्र बीच में है तो उसका हम नहीं देख पाते। नहीं, दो ही सूर्य और चंद्र है ना, तो वो रिवॉल्व करते हैं। अच्छा मतलब वो मेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं और दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो वे अच्छा जब परिक्रमा करते हैं तो वे, जब हमारे यहाँ रात है तो दूसरी जगह दिन होता है, उसी प्रकार से चलता है। तो महाविद्य क्षेत्र का कोई अलग से सूर्य चंद्र नहीं होता है। अच्छा दो सूर्य और चंद्र होते हैं, उसे समझाने के लिए हम ऐसे बोल देते हैं यह भरत क्षेत्र का है और वो ऐरावत क्षेत्र का है, ऐसे। अच्छा अच्छा, ठीक, जय जी। जी धन्यवाद रंजना जी। जी। मैं आई तो थिंक इसमें खन्ना एक जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी कौन? जी आर के खन्ना जी, आप अनम्यूट होइए। जी बिल्कुल। तब तक मैं एक पूछ लेती हूँ। अभी आपने बताया एक सूर्य और एक चंद्र के साथ 88 ग्रह, 28 नक्षत्र
नक्षत्र होते हैं। तो एक सूर्य के 88 और एक चंद्र के 88, 176 हो गए फिर। नहीं नहीं, एक सूर्य और एक चंद्र का परिवार होता है, दोनों मिला के। हाँ, दोनों का मतलब सेम ही है। आप चाहे उसे, क्योंकि जैन दर्शन में सूर्य से पहले चंद्र को ज्यादा महत्ता दी गई है, उसकी रिद्धि अधिक बताई गई है। तो इसलिए सूर्य, हम लोग ऐसे ही कहते हैं कि चंद्र और सूर्य का परिवार। तो एक चंद्र और सूर्य का जो परिवार है उसमें 88 ग्रह हैं। तो जैसे जम्बू द्वीप के 2 सूर्य चंद्र हैं, तो उनके 88 + 88 इतने ग्रह माने जाते हैं। ओके, थैंक यू। जी जी जी, आपने बताया कि तीर्थंकर जो है वो जघन्य होते हैं और उत्कृष्ट होते हैं। थोड़े से जघन्य हैं, बाकी उत्कृष्ट हैं। तो ये जघन्य तीर्थंकर कैसे हो गए, ये जरा समझाइए। जगन्य मतलब जब कम से कम तीर्थंकर होते हैं तो कितने हो सकते हैं? तो कम से कम 4 तीर्थंकर होते हैं। वे कहाँ कहाँ होते हैं? तो वे महाविदे, मैंने लास्ट जो लेक्चर लिया था वह महाविदे क्षेत्र पे लिया था। वहां मैंने एक्सप्लेन किया था कि 32 विजय कैसे है, उनकी रचना कैसी है। तो वो जो 32 विजय ईस्ट में 2 एकदम लास्ट में है, 8 नंबर की विजय और 9 नंबर की, और उसी प्रकार वेस्ट में जो लास्ट की 2 है, उन 4 विजयों में तीर्थंकर होते हैं। मेरा मतलब ये था कि जघन्य शब्द जो है ना, वो हम तो किसी अच्छी सेंस में यूज नहीं कर सकते, नहीं करते नॉर्मली। जगन्य हम, जी नहीं, वैसे नहीं। जगन्य ऐसे कहते हैं कि कम से कम तीर्थंकर होते हैं तो कम से कितने। कम का और मतलब ये जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द है। जगन्य का अर्थ होता है कम से कम, और उत्कृष्ट का अर्थ होता है मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम हो गया, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम, थैंक यू। रंजना जी, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। मेरा क्वेश्चन था, जय जिनेंद्र, एक क्वेश्चन मेरा था। वो जो पूर्व धातकी के अधिष्ठायक देव का नाम क्या बताया था? पूर्व और पश्चिम के अधिष्ठायक देव का। पूर्व धातकी, धातकी और महाधातकी, धातकी और पुष्कर, अर्थ पुष्कर के जो थे पद्म और महापद्म। ओके, थैंक यू। ओ मैडम, जय। सपना जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सपना जी। हेलो जी जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैम जी, जम्बू द्वीप के भी फिर कोई देव है क्या, जैसे आपने धातकी खंड और अर्ध पुष्कर? अनादृत नाम के देव हैं। तो इनका क्या मैम, ये क्या करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं क्या? ये अधिष्ठायक देव हैं जम्बू द्वीप के। हाँ, तो इनका इनको रोल, इसका दायित्व दिया हुआ है। जम्बू द्वीप का दायित्व इन पे रहता है, पूरे जम्बू द्वीप का। अच्छा जी, क्या व्यवस्था करना, क्या करते हैं? इनको भी काफी चीजों की, मतलब आप जब आगमों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर चीज के लिए देवता नियुक्त है। तो वैसे ही जम्बू द्वीप की रक्षा के लिए, कि उसका कोई भी तरह से नुकसान न हो, क्योंकि ये एक शाश्वत चीज है, तो उसके लिए अनादृत देव उसके अधिष्ठायक देव हैं। इसी प्रकार हर पर्वत के, हर नदी के, हर स्थान के, जैसे भरत क्षेत्र है तो उनके अधिष्ठायक देव अलग है, महाविदे क्षेत्र है तो उनके अधिष्ठायक देव का नाम महाविदे है, भरत क्षेत्र के अधिष्ठायक देव का नाम भरत है। जैसे जो नाम का पहाड़ है तो वहां के प्राय नाम सेम है, जो पहाड़ का नाम है वही वहां के देव का नाम है, कहीं कहीं भिन्नता भी है। इस प्रकार से हर चीज के अधिष्ठायक देव हैं।
पर मैम देव की तो इसके आयु साथ साथ और भी होता है, तब मैम फिर दूसरे देव चेंज होंगे मैम। हाँ, दूसरे देव वहीं पे उत्पन्न होते हैं, उनका वही नाम होता है। वो पोस्ट होगा क्या मैम की वो जैसे? जी हाँ जी वैसे। थैंक यू। जी, उसी प्रकार से है जी। हमने जो कि हमारा क्विज का पार्ट है, उसके बिना तो हमारा सेशन एंड हो नहीं सकता, क्योंकि देखना यही होता है कि पार्टिसिपेंट्स ने कितने ध्यान से आज का भी सेशन ये अटेंड किया है, वो पता चल जाता है, स्कोर दिखाई देता है। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगी राहुल जी से कि फटाफट वो अपना क्विज स्टार्ट कर दे बिना विलंब किए। राहुल जी, प्लीज आप मेरे को को होस्ट बना दीजिए। श्रेणी मीनवाइल आप वो लिंक सब जगह शेयर कर दें व्हाट्सएप ग्रुप पे और यहाँ पे। हाँ, श्रेणिक भैया, हाँ जी गरिमा जी। राहुल को होस्ट बना दीजिए। लिंक आई नहीं है अभी चैट में। बना दिया है मैंने राहुल जी, आपको को होस्ट, आप लिंक शेयर कर दीजिए। मेरी स्क्रीन विजिबल है? लिंक शेयर कर दिए मैंने लोकानुप्रेक्षा ग्रुप पे, और यहाँ चैट पे भी लिंक शेयर कर दिया। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी गेम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हमने 10 रैपिड फायर क्वेश्चंस रखे हैं आज के सेशन पे, और 7 बोनस क्वेश्चंस हैं पुराने सेशंस पे। सो आज के लेक्चर एंड पुराने रिकैप को लेके टोटल 17 क्वेश्चंस है। समय की अपनी सीमा है, तो हम इस क्विज को इमीडिएटली शुरू कर रहे हैं। 15 पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1, समय क्षेत्र का विस्तार कितना है? 16 लाख योजन, 1 लाख योजन, 75 लाख योजन, 45 लाख योजन। समय क्षेत्र का विस्तार कितना है? 16 लाख योजन, 1 लाख योजन, 75 लाख योजन, 45 लाख योजन। करेक्ट आंसर है 45 लाख योजन। 11 पार्टिसिपेंट्स ने करेक्टली इसको आंसर किया। और अगला क्वेश्चन, 45 लाख योजन समय क्षेत्र में द्वीप समुद्र कितने हैं? 7 द्वीप, 7 समुद्र, असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र, 2.5 द्वीप, 2 समुद्र, 2 द्वीप, 13 समुद्र। करेक्ट आंसर है 2.5 द्वीप और 2 समुद्र। 5 पार्टिसिपेंट्स ने इसको करेक्टली आंसर किया है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय क्षेत्र में कर्म भूमि क्षेत्र कितने हैं? समय क्षेत्र में कर्म भूमि क्षेत्र कितने हैं? 30, 11, 5, 15। करेक्ट आंसर चूज करना है आप सभी ने। करेक्ट आंसर है 15। 12 पार्टिसिपेंट्स ने करेक्टली आंसर किया। और अगला क्वेश्चन, समय क्षेत्र में अकर्म भूमि क्षेत्र कितने हैं? समय क्षेत्र में अकर्म भूमि क्षेत्र कितने हैं? आपको आंसर टाइप करना है। समय क्षेत्र में अकर्म भूमि क्षेत्र कितने हैं? करेक्ट आंसर है 30, और 12 पार्टिसिपेंट ने इसको करेक्टली आंसर किया। ओ मरम आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन, समय क्षेत्र में कुल मनुष्य क्षेत्र कितने हैं? समय क्षेत्र में कुल मनुष्य क्षेत्र कितने हैं? 251, 101, 521 या 304।
मनुष्य क्षेत्र कितने हैं? कुल 11 पार्टिसिपेंट्स ने इसको करेक्टली आंसर किया है। और लीडरशिप बोर्ड पे हम चलते हैं। लीडरशिप बोर्ड आप सभी के सामने। आरती जी टॉप पोजीशन पे हैं विथ 349 पॉइंट्स। 317 पॉइंट्स पे हेमलता जी बुच्चा और सुमन जी जैन विथ 242 पॉइंट्स। अगले 5 क्वेश्चन का सेट अब आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6, समय क्षेत्र में तीर्थ कितने हैं? 510, 150, 102, 51। समय क्षेत्र में तीर्थ कितने हैं? करेक्ट आंसर है 510। 8 पार्टिसिपेंट ने इसको करेक्टली आंसर किया। और अगला क्वेश्चन, समय क्षेत्र में ग्रह कितने हैं? 32, 80, 16, असंख्यात। समय क्षेत्र में ग्रह कितने हैं? करेक्ट आंसर है 80। 2 पार्टिसिपेंट ने इसको करेक्टली आंसर किया। ओ मैडम आपके लिए। और अगला क्वेश्चन, समय क्षेत्र में 5 महाविद्य क्षेत्र की कुल विजय कितनी है? 102, 351, 160, 230। एंटोनेट 160 करेक्ट आंसर है। एंड 9 पार्टिसिपेंट ने इसको करेक्टली आंसर किया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, समय क्षेत्र में कुल चंद्र सूर्य की कितनी संख्या है? 132, 132, 321, 321, 16, 16, 150, 351। करेक्ट आंसर है 132, 132। 12 पार्टिसिपेंट ने करेक्टली इसको आंसर किया। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, समय क्षेत्र में एक समय में उत्कृष्ट तीर्थंकर कितने हो सकते हैं? 170, 451, 130, 230। उत्कृष्ट तीर्थंकर कितने हो सकते हैं? करेक्ट आंसर 14 पार्टिसिपेंट ने इसको करेक्टली आंसर किया है। 170 करेक्ट आंसर है। और लीडरशिप बोर्ड आप सभी के सामने। 10 के 10 आंसर सही करते हुए आरती जी ऑन टॉप पोजीशन विद 682 पॉइंट्स। हेमलता जी एंड सपना जी ऑन सेकंड एंड थर्ड पोजीशंस। ओम और हम आरती जी आपके लिए। और अब हम चलेंगे बोनस राउंड की तरफ, जो कि है रिकैप राउंड। यहां पे हम करेंगे रिकैप। सो आप सभी के पास YouTube की लिंक गई हुई है ग्रुप में। आप रिकैप को जरूर करें, क्योंकि हमारा बोनस क्वेश्चन रिकैप से ही होता है। उसी तरह हमारी लर्निंग्स, उसी को रिकैप को ही हम जब बार बार सुनते हैं तो हमारी लर्निंग पक्की होगी। और क्वेश्चन नंबर 11 से 17 रिकैप क्वेश्चन से 10 सेकंड टाइम मिलेगा। भरत क्षेत्र का आकार कैसा है? गोलाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, अर्धचंद्राकार। भरत क्षेत्र का आकार कैसा है? करेक्ट आंसर है अर्धचंद्राकार। 4 पार्टिसिपेंट ने करेक्टली आंसर किया। 150 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर देना ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन को ध्यान से सुने। भरत क्षेत्र के डैश खंडों पर चक्रवर्ती का आधिपत्य होता है? 4, 5, 6, 7। भरत क्षेत्र के कितने खंडों पर चक्रवर्ती का आधिपत्य होता है? करेक्ट आंसर है 6। 12 पार्टिसिपेंट ने इसको करेक्टली आंसर किया। और चलते हैं हम लीडरशिप बोर्ड पे, देखते हैं क्या बदलाव है लीडरशिप बोर्ड पे। आरती जी, हेमलता जी एंड जया जी ऑन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशंस। ओ मैडम आरती जी, आप सारे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, वासुदेव भरत क्षेत्र के कितने खंडों पर राज करता है? 2, 3, 4, 6। वासुदेव भरत क्षेत्र के कितने खंडों पर राज करता है? करेक्ट आंसर है 3।
12 पार्टिसिपेंट ने इसको करेक्टली आंसर किया है। अगला क्वेश्चन, चक्रवर्ती की सेना के लिए आवास व्यवस्था किस रत्नों के द्वारा की जाती है? श्री रत्न, वर्धकी रत्न, मणि रत्न, कांकिणी रत्न। किस रत्न के द्वारा आवास व्यवस्था की जाती है चक्रवर्ती के सेना की? वह है वर्धकी रत्न। 5 पार्टिसिपेंट ने करेक्टली आंसर किया इसको। लीडरशिप बोर्ड, कोई बदलाव नहीं। आरती जी, हेमलता जी एंड जया जी ऑन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन। अगला क्वेश्चन, अब 3 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। जम्बू द्वीप के कुल कितने तीर्थ स्थल है? 102, 108, 151, 201। कितने तीर्थ स्थल हैं जम्बू द्वीप में? करेक्ट आंसर है 102। 10 पार्टिसिपेंट ने करेक्टली आंसर किया। अगला क्वेश्चन, जम्बू द्वीप में कितने मेरु पर्वत हैं? 1, 2, 7, 11। कितने मेरु पर्वत हैं जम्बू द्वीप में? 1, 2, 7, 11। करेक्ट आंसर है 1। और 13 पार्टिसिपेंट ने इसको करेक्टली आंसर किया। ओ मैडम, आप सभी के लिए। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, महाविद्य क्षेत्र के मुख्य कितने विभाग हैं? 1, 4, 7 और 10। महाविद्य क्षेत्र के मुख्य कितने विभाग हैं? 1, 4, 7 और 10। करेक्ट आंसर है 4। और पार्टिसिपेंट ने करेक्टली आंसर किया। इस लीडरशिप बोर्ड आप सभी के सामने। चेंजेस, आरती जी with on first position with 13 correct answers, जया जी एंड सपना जी on second and third position। ओ मरम, आप सभी पार्टिसिपेंट के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट सभी से, कृपया करके जो भी पुराने सेशंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग जरूर देखें। उनकी रिकॉर्डिंग को देख के हम अपनी लर्निंग्स को पक्का कर सकते हैं और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। आगे आने वाले क्विज सेशंस में भी इसी तरह पुरानी लर्निंग्स पे क्वेश्चंस रहेंगे। सो पुराने वीडियोस को जरूर देखें, पुराने सेशंस को जरूर अटेंड करें। जिन्होंने मिस भी किया है वो यूट्यूब से इन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं। स्वयं अटेंड करें और जो आपके जानकारी में, तत्व ज्ञान में या इस विषय में रुचि रखते हैं उन सभी के साथ इन लिंक्स को जरूर शेयर करें। ओम मरम सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए। ओवर टू यू गरिमा जी। ओम मरम सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद राहुल जी। मैं आभार ज्ञापन हेतु बुलाना चाहूंगी पूजा जी सेठिया को। पूजा जी। हाँ, मैं उपस्थित हूँ। मैं दिल्ली तेरापंथ सभा की तरफ से, प्रोफेशनल फोरम की सभा की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ, रंजना जी का और आप टीम का, गरिमा जी, राहुल जी और सब लोगों का, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम को आयोजित किया और इतने सरल तरीके से सबको सीखने को मिला है। ओम अरहम आप सबके लिए। श्रेणिक भैया। गरिमा जी। जी। मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। एक शायद क्वेश्चन में काफी लोगों ने गलती की थी। असंख्यात द्वीप समुद्र और समय क्षेत्र में कितने द्वीप समुद्र है? तो देखिए, जो मध्यलोक है वह तिरछा विस्तृत है, उसमें असंख्य द्वीप समुद्र है, परंतु समय क्षेत्र सिर्फ 2.5 द्वीप और 2 समुद्र का है। 2.5 द्वीप और 2 समुद्र का जितना क्षेत्र है उसे समय क्षेत्र कहा जाता है। इसके समय क्षेत्र के बाहर असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी में इतने लोगों ने मतलब मिस्टेक की थी, तो वो बात सही नहीं है। 2 आंसर किया था। जी जी, 2 पार्टिसिपेंट्स ने कर आंसर। जी। श्रेणिक भैया।
सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत सभी पार्टिसिपेंट्स और यह तो है ही, इतना समय निकाल के हमारे लिए इतने सेशंस करवा रहे हैं, बताते थे इतना ही जानते थे, यहीं तक था। इन सेशन से हमें पता चल रही है कितना वास्ट है, कितना उम्दा है, और आगे भी कितना और हम जानने वाले हैं। धन्यवाद सभी को। सेशन यही कंक्लूड करते हैं। बूंद के बराबर समझ में आया था इतना दिन तक, अभी पूरा विशाल समुद्र है। बिल्कुल बिल्कुल सुमन जी, बूंद के समान समझ के रखे थे भारत और इंडिया और ये सब, अभी तो पूरा विशाल है एकदम। जी, अभी तो आपने बहुत कम देखा है, जैसे आगे देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। सामने सामने देख पढ़ने में थोड़ा लग रहा है, ऐसे सुना हुआ था कि असंख्यात द्वीप समूह, 56 द्वीप समूह, वो सब, लेकिन अभी सामने पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं ना, तो और अच्छा लग रहा है। थैंक यू आपको बहुत रंजना जी। जी वेलकम। आज का सेशन हम यही कंक्लूड। सभी से सादर जय जी। जय जिनेंद्र, कृतज्ञ। जय जिनेंद्र।